नमस्कार, आदाब। संवाद के गुफ्तगू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम के हमारे ख़ास मेहमान हैं रज़ी अहमद तन्हा। रज़ी अहमद तन्हा एक रिटायर्ड बिहार सरकार के ऑफिसर हैं। बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन में इन्होंने अपनी खिदमत दी बहैसियत एक ऑफिसर। लेकिन तन्हा साहब की एक दूसरी हैसियत भी है, उनकी एक अदबी शिनाख्त भी है। ख़ास करके सीमांचल के इलाके में का अदबी हल्का और समाजी हल्का उनसे बखूबी वाकिफ़ है, बहुत मारूफ़ हैं और किसी तारुफ़ के भी मोहताज नहीं हैं। इनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ ये है कि तन्हा साहब जो हैं वो अररिया ज़िला के जोकीहाट जो ब्लॉक है उसके भूना मजगवा पंचायत के मजगवा गांव से इनका ताल्लुक़ है। आबाई गांव इनका मजगवा है। इनकी बुनियादी तालीम मदरसा से हुई, मदरसा तंजीमिया 12 ईदगाह जो पूर्णिया में है। उसके बाद इन्होंने मलहरिया हाई स्कूल जो अररिया में है, जोकीहाट में ही, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया, मैट्रिकुलेशन का। फिर उसके बाद ये 1973 में ये प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए और उसी साल इन्होंने पूर्णिया कॉलेज से बीए ऑनर्स उर्दू में किया, उर्दू लिटरेचर में। और 1983 में जब ये बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन में इनकी नौकरी लगी तो उसी साल इन्होंने एलन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और ख़ास बात ये रही कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में तन्हा साहब यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे जी। और चूँकि तन्हा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और मुलाजमत के बाद उर्दू की बेलौस खिदमत की और इनका मानना है कि ये तख्लीकी अदब से ये जुड़े हुए हैं। इनके दोस्त अहबाब ये मानते हैं कि ये मज़ामीन और तनकीद भी बहुत अच्छा इन पे पकड़ है, तनकीद पे। जो हमारी जानकारी है, इन्होंने लिखने का सिलसिला 1975 से शुरू किया और शुरुआत इन्होंने नज़मों से की, शायरी से। तो जब तन्हा साहब की शायरी की बात हुई है, शुरू हुई है, तो मैं 2 शेर इन्हीं का जो कि एक मीडिया पे तंज है, नाम तो इन्होंने अखबार का लिया उस शेर में, लेकिन वो मीडिया पे तंज है। कातिल का ये मुरीद तो मकतूल का वकील, दोनों से मेल रखता है, अखबार मत पढ़ो। और इसी का एक और शेर है कि खबरों के आगे पीछे बहुत भागता नहीं, खबरों के आगे पीछे बहुत भागता नहीं, पहलू बचा के रखता है, अखबार मत पढ़ो। अखबार में ये तन्हा साहब का शेर है। और तन्हा साहब ने उर्दू की बहुत खिदमत की है। कई इदारों की बुनियाद डालने में अररिया में इन्होंने अहम रोल अदा किया है। ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि बज़्म अदब और लाइब्रेरी की बुनियाद अररिया में इन्होंने 75 में डाली, उसमें अहम रोल इन्होंने अदा किया। फिर 1988 में एक हमसब जो लिटरेरी संस्था बनी हिंदी उर्दू के लोगों को मिला के, तो उनकी स्थापना करने वालों में प्रमुख रहे ये। और उसके बाद फिर एक जो सोशियो लिटरेरी सोसाइटी है अंजुमन, उनकी भी अपने कुछ अहबाब के साथ, उर्दू प्रेमियों के साथ मिलकर के इन्होंने उसकी बुनियाद डाली, उसके वो सेक्रेटरी हैं। नज़मों से शुरुआत करने वाले रज़ी अहमद तन्हा साहब ने कुछ अच्छी कहानियाँ लिखी जो बहुत मशहूर हुई। एक इनकी कहानी थी सिम्फनी 2000 और एक कहानी इनकी रही ख्वाबों के सरज़मीन। ये दोनों कहानी, इन्होंने और भी सारी कहानियाँ लिखी, ये दोनों कहानियाँ काफ़ी मशहूर हुई। सिम्फनी 2000 पे तो बहुत सारे बहसें हुई इसको लेकर के, बहुत रसायल में छपे। और इसके बाद इन्होंने एक अबजद के नाम से ये हिम्मत जुटाई कि अबजद के नाम से एक रिसाला, इन्होंने अदबी रिसाला सहमाही शुरू किया अररिया से और काफ़ी लंबे वक्त तक निकला और
हिंदुस्तान के अलावा कई बैरून मुल्क में भी ये रिसाला पहुंचा और काफ़ी पजीराई हुई, लेकिन कुछ वजूहात की से बिना कुछ दिनों से ये सिलसिला रुका हुआ है। हम इन सारी बातों पे मौजू पे बात करेंगे तन्हा साहब से, चूँकि इनका ताल्लुक़ उर्दू से रहा है, तो आज गुफ्तगू में इन पे उर्दू अदब से बात होगी। तो तन्हा साहब, आपका इस प्रोग्राम में, दर्स संवाद के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है और स्वागत है। सबसे तो पहले मैं दर्स संवाद का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि अररिया जैसी छोटी जगह में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी पहल है। अररिया के चंद नौजवानों ने ये जो कारनामा अंजाम दिया है, इसकी मैं सिताइश करता हूँ, इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, इसकी मैं तौसीफ़ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तन्हा साहब। ये आज जो है मुकालमे की सूरत नहीं है, संवाद की स्थिति, हाँ, जो इंटर डायलॉग होना चाहिए वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो ऐसे में द संवाद का मन आपस में डायलॉग करने का, मुकालमा करने का, कुछ कहने का और कुछ सुनने का एक प्लेटफॉर्म देता है, जो कि बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी मसाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तन्हा साहब इस पजीराई के लिए, द संवाद की टीम के लिए। उर्दू की बात निकलती है तन्हा साहब, तो उर्दू की मौजूदा सूरत हाल, इसके समत, इसके रफ्तार पे आपकी क्या राय है? क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है उर्दू को लेकर सीमांचल में, बिहार में, नेशनल लेवल पे? इसमें दो बात है। अभी जो है बिलखुसूस हम जो है हिंदुस्तान के जो है तनाजुर में बात रखेंगे जी। देखिए, एक तो ये है कि उर्दू अदब की जी, बिलखुसूस गज़ल की जी, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है पजीराई हो रही है। यानी अब हम यूं कह सकते हैं कि अदब का तो फ़रोग हो रहा, लेकिन जहाँ तक उर्दू ज़बान की बात है, इस सिलसिले में जो है मैं बहुत पुरुमीद नहीं। ज़बान की हैसियत से ये सिमट रही है, लेकिन अदब इसका फैला। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे हो रहा है कि ज़बान के फ़रोग में जी उसके बोलने वाले की अहमियत होती है जी, और इनके बोलने वाले का दायरा सिमट रहा है, और पढ़ने लिखने वालों को भी दायरा सिमट रहा है। कुछ ऐसी बातें हो गई जी कि ये एक फ़िरके तक महदूद हो गया उर्दू। मतलब इनको मुसलमानों की, अगर हम कहें तो इसके मुसलमानों की ज़ुबान बना दी गई। एक तरफ जो है ज़बान के तई जो है लोगों ने दुश्मनी का रवैया रखा जी, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिनका पूरा एजेंडा जो है मुस्लिम रिलेटेड मौज़ूआत से है, उसमें एक ये भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उर्दू की हम हिस्ट्री की बात करते हैं, उर्दू ज़बान के इर्तका की बात करते हैं, आबियारी की बात करते हैं जी, तो इसमें तो बहुत सारे दर्जनों नाम ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं थे, जिन्होंने इसकी आबियारी की। देखिए, ये जो है रिज़ल्ट को जो है गुफ्तगू के मौजू को ये डाइवर्ट करता है। कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेप्शन से उसका जो है रूल नहीं बनता, वो एक्सेप्शन है। आप उसको रूल में मत लीजिए, उसको कुल्लियात में मत लीजिए। क्यों इसको एक्सेप्शन लिया जाए? प्रेमचंद को क्यों एक्सेप्शन लिया जाए? फराग गोरखपुरी को क्यों एक्सेप्शन लिया जाए? आनंद नारायण मुल्ला को क्यों एक्सेप्शन लिया जाए? आप ये बताइए। ये सारे लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, अगर आज के हालात में होते तो वो भी उर्दू के बारे में बहुत कुछ नहीं करते। आज भी बिहार में है, अविनाश कुमार अमन लिख रहे हैं उर्दू में। देख, जब आपका सेकेंड जनरेशन जो है उर्दू या कोई भी ज़बान, मादरी ज़बान नहीं पढ़ेगा तो उस ज़बान का फ़रोग कैसे? उर्दू ज़बान का फ़रोग में दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें देखिए, सबसे तो पहली बात, उर्दू की मसाइल अगर पूछें तो वो क्या हैं फ़रोग को लेकर के? उर्दू या उर्दू जैसी ज़बान जिसका ताल्लुक रोज़मर्रा से कट जाएगा, उस ज़बान का फ़रोग कैसे होगा? तो रोज़मर्रा से की ज़िंदगी से इसका ताल्लुक कट गया है उर्दू का। बिल्कुल कट गया जो है। ये ताल्लुक कैसे बहाल? ये एक मिसाल हम देते हैं आपको
बहुत सारी कोशिशों और तहरीक से बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। मैं भी यही कहने वाला था। ठीक है, सरकार ने तो ये कर दिया जी। अब जो है वो गेंद जो है उर्दू वालों के पाले में। यही मैं कहना चाह रहा था दरअसल कि सरकारी लेवल पे तो हुआ ना, फरोग उर्दू कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है साल में एक बार। अब देखिए सेमिनार हो रहे हैं। जो अमली सूरत ये है कि हर ब्लॉक में, हर जिला में, सब डिवीज़न में उर्दू मुतरजिम बहाल कर दिया, ट्रांसलेटर बहाल कर दिए, जो और काम करते हैं। उनका काम, वो बात की बात है, उनका काम ये था, फ़र्ज़ मनसबी कहिए जो है, कि उर्दू में जो दरख्वास्त आए उसको ट्रांसलेट करके वो अपने ऑफिसर के सामने ऑफिशियल लैंग्वेज में वहाँ रखें, राजभाषा है उसमें, कि उस पर फिर आगे की कार्रवाई हो। लेकिन हुआ क्या, न दरख्वास्तें आ रही, ना दरख्वास्त आ रही है, ना किसी को उर्दू में दरख्वास्त लेने में दिलचस्पी है। वो इंदिरा आवास का काम करेंगे और जो भी जो है प्रॉफिट रिलेटेड फाइल्स हैं उस पर काम करेंगे जो है। तो उर्दू बेचारी को पूछता कौन है? जो उर्दू के नाम पर बहाल हुआ जी, वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो आम आदमी की बात आप क्या करें? तो आपको मैं गिना सकता हूँ परवेज भाई कि उर्दू की जो रोटी खा रहे हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर हुए, उर्दू के नाम पर बहाल हुए टीचर हुए, आप उनके घर पर सवेरे 8 बजे जाइए, आपको उर्दू का एक अखबार नहीं मिलेगा। आज जो उर्दू के अखबार पढ़ रहे हैं उनमें बेशतर जो है हमारे में मौलवी हजरात हैं, जो एक कलील तनख्वाह पर गुज़र करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मोहब्बत है या वो पढ़ते हैं तो वो उर्दू अखबार पढ़ रहे हैं, जिससे कुछ अखबार चल भी रहे। आप क्या एक मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ऐसा खित्ता है जहाँ उर्दू बोलने वाले काफ़ी लोग हैं, तो उर्दू के फ़रोग़ के लिए अमली तौर पे क्या किया जाए, बुरा मुमकिन हो सके? बुरा नहीं मानिएगा परवेज भाई जी, देखिए कुछ मर्द लाइलाज हो जाता है, ये भी लाइलाज मर्द है। मेरे समझ से अगर साफ दिल से अगर हम जो है हिपोक्रेसी करें तो और भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये लाइलाज मर्ज है। बहैसियत अदब उर्दू ज़िंदा रहेगी, ज़बान के बारे में हम बहुत पुरुमीद नहीं। ये मर जाएगी ज़बान क्या आपके साथ? मर कैसे जाएगी? हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में कौमी ज़बान है, लेकिन तो वहाँ भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ भी सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंग्रेज़ी पर चलती है, सारी ऑफिस का काम अंग्रेज़ी पर चलता है, पाकिस्तान में भी जो। लेकिन ये है कि वहाँ पर जो है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलूच और खैबर पख्तूनख्वा में जो है पश्तून बोली जाती है, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज है। लेकिन उन सारे लोगों को जो है उर्दू एक मीडियम है जिसमें जो है वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो उर्दू उनको समझ में आती है, वो समझ लेते हैं, डायलॉग की कैफियत हो जाती है। अच्छा चलिए, उर्दू ज़बान पे तो आपका ये है, उर्दू अदब पे ख़ासकर उसकी क्या सिमत है, क्या रफ्तार है? भी अगर सीमांचल की भी बात करें हम या बिहार की बात करें, तो अगर सीमांचल की बात करते हैं, सीमांचल में क्या है? देखिए एक चीज़ ये है कि उर्दू अदब में जो है जी, अगर हम जो है अफसाने की बात करें, नॉवेल की बात करें, हाँ आजकल तो नॉवेल की चलन ज़्यादा बढ़ा है। मेरे ख्याल से अब लीजेंड पैदा होना बंद हो गया। लीजेंड नहीं पैदा हुआ? नहीं, अब जैसे एक दौर था जो है कृष्णचंद्र थे, मंटो थे, इस्मत चौगदाई थे, ये प्रोग्रेसिव लोग थे। लेकिन उसी के इसमें जो है काजी अब्दुल सत्तार भी थे जी, और आपको बहुत सारे लोग थे, तो वो लीजेंड का दौर था ये। उसके बाद आप ले लीजिए जो है कुर्रतुल ऐन हैदर को ले लीजिए, यानी आपा, हाँ वो तो वाहिद फिक्सन निगार उर्दू में हुई जिनका कोई जवाब नहीं है। शायरी में ले लीजिए, उस टाइम में जो है इकबाल
के बाद के दौर में आई, फैज हुए, मजरू हुए और दिगर लोग हुए। और उसके बाद जो है पॉपुलर शायरी का दौर आया, बशीर बद्र और इस तरह के लोग, बशीर बद्र, मनोवर राना है, हाँ ये लोग आए, राहत इंदौरी आए। हाँ, इन लोगों ने जो है शायरी को जो है अवामी मंच पर आवाम तक पहुंचा दिया। ये बात जो है जो दिल से निकलती थी वो दिल तक पहुंचती थी। ये सब तो ठीक है। मुशायरों से कुछ भला हुआ उर्दू का क्या? देखिए, मुशायरों के बारे में दो तरह की राय है। एक मुशायरा जिसको आप मुजरा कह सकते हैं, अदबी मुजरा कह सकते हैं, जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट बना दिया गया। हाँ, इसको परफॉर्मिंग आर्ट पहले भी था। पहले भी ये हमारे शोरा जो है जगन्नाथ आज़ाद, फराक गोरखपुरी और इस कबील के लोग मुशायरा पढ़ते थे और लोग उनको दाद भी देते थे, लोग समझ जाते थे। लेकिन जब जो है उर्दू समझने की सलाहियत अवाम में कम हुई है तो उनके अशार का मेयार भी ये हुआ न, मेयार उनका अपने, उसके बाद जो है डायलॉग की सतह थोड़ी नीचे आ गई है। जैसे हम आपसे कोई बात कर रहे हैं तो हमको तो ये जानना होगा कि आप मेरी बात को किस लेवल पर समझ सकेंगे। उसी लेवल पे आ गई शायरी, उसी लेवल पर शायरी आ गई। और बहुत ज़्यादा आवाम से करीब होने का नतीजा ये हुआ कि जो मयार शायरी था तो उसमें कुछ जो अदब होना था, हाँ, उसमें कुछ गिरावट आई। तना साहब, सीमांचल में उर्दू का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं या प्रेजेंट कैसे देख रहे हैं? तो पास तो रहा है, माजी तो अच्छा रहा है, लेकिन फ्यूचर सीमांचल में भी पहले भी जो है ज़ाती कोशिशों से जो है उर्दू का फरोग होता जी, और कोई अवामी लेवल पर ऐसा कुछ नहीं होता था। अंचल में देखिए, एक तो यहाँ मदारिस हैं, उर्दू की तालीम होती है और बहुत सारे स्कूल में भी उर्दू की तालीम होती है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने जब मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने अपने अंग्रेज़ी हिंदी छोड़ करके तमाम पेपर का जवाब हम लोगों ने उर्दू में दिया जी। और अब ये सूरत हाल ये है कि चाहे वो टेक्निकली या पॉलिसी के तहत जो है धीरे धीरे किसी न किसी तरह से जो है इसको कम किया जा रहा है। उर्दू की निसाबी किताबें नहीं मिलती, बहुत सारी जगहों में उर्दू में जो है इम्तिहान के जवाब लिखने की इजाज़त नहीं होती है ये, और बहुत सारे गार्जियन जो है उर्दू में पढ़ाना बच्चों को अपनी तौहीन समझने लगते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराते हैं और उसको स्टेटस सिंबल समझते हैं। उर्दू में पढ़ाना अब स्टेटस सिंबल नहीं रह गया। किसी के यहाँ आप चले जाएंगे तो वो अपने छोटे बच्चों को बुलवाएंगे और अंग्रेजी का राइम सुनवाएंगे वो राइम सुनवाएंगे और कोई नहीं कहेगा कि अल्लामा इकबाल की जो है दो दुआ सुना दो या और कुछ किसी खालिद का शेर सुना दो, हाँ इस्माइल मीरठी की कोई नज़्म सुनाओ, तो ये नहीं सुन। ये सब सिम्टम है, इलामत है कि हम जा किधर रहे हैं। अच्छा, एक राय आती अक्सर सेमिनारों में मैंने देखा है, एज ए मीडिया जब मैं कवर करने गया तो एक राय आती है कि अगर मकतबों का निज़ाम जो पहले चलता था, मस्जिद में जो मकातब चलते थे, अगर वो निज़ाम फिर से राइज हो जाए तो शायद उर्दू ज़बान के फ़रोग में आसानी होगी। देखिए, जिस मकतब की आप बात कर रहे हैं, गांव में जो छोटे छोटे मदरसे हैं वो मकतब ही हैं। ये नहीं, मस्जिद में जो मकतब होता है, 1 घंटे लोग सुबह उठ करके चले जाते थे, बच्चे वहाँ उर्दू पढ़ लेते थे, उसके बाद फिर स्कूल चले जाते थे, उस तरह का कोई सिस्टम ये इस तजुर्बे की बात भी हो रही है। होना तो चाहिए, लेकिन आज के इस बेफुर्सती के दौर में उसमें कौन अपना टाइम लगाएगा। अगर आज जो है तबलीगी जमात की तरह अगर हमारे पास एक तालीमी जमात होती है जो गांव-गांव जा करके मस्जिद में क़याम करके, जो 1 दिन 2 दिन मस्जिद में रहते थे, 40 दिन एक ही मस्जिद में लगा
नहीं बच्चों को पढ़ाते, कम से कम जो उम्रदराज लोग हैं उनको तो पढ़ा देते, कुछ हर सनासी हो जाती। तालीम बालिगान जिसको कहते हैं, एडल्ट वो देखिए टर्म में अब मत सोचिए, टर्म में सोचने का ज़माना चला गया। तालीम बालिगा, तालीम निस्वा, यानी ये सब चोंचला है जय, बुनियादी सतह पर कोई काम होता नहीं है जय। आप तो खुद जुड़े हुए रहे हैं जय। अच्छा, आप ये बताइए कि अदबी रसायल को लेकर उर्दू में उसकी ज़बमुहाली के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने भी रसाला शुरू किया। हम आपको दें, इस सिलसिले में एक मिसाल दें। हमारे यहाँ एक अब्दुल रशीद न्यूज़पेपर एजेंट हुआ, अब्दुल रशीद, चचा अब्दुल रशीद, हाँ, मरहूम जी, जिनको चचा रशीद लोग कहते थे। और वो खांटी कांग्रेसी आदमी थे ये। अकेले जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को अपनी दुकान के आगे वो झंडा फहराते थे जी। उनके यहाँ तकरीबन जो है अदबी, नीम अदबी, मजहबी, जासूसी, तकरीबन तमाम रसायल आते थे उनके। और उनके यहाँ हाल ये था, जिस ज़माने में शमा में अदबी मुअम्मा शाये होता था जी, लोग भरते थे काफी। लोग एडवांस पैसा उनको दे देते थे कि आप मेरा जो है जुनून था लोगों को, हाँ रख लीजिएगा। और जैसे जासूसी दुनिया, इब्न सफ़ी के लिए एडवांस लोग पैसा दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है आदमी का ज़ौक़ बदला। असल आदमी को चाहिए था इंटरटेनमेंट की दुनिया बदल गई है। जो चीज़ प्रिंट में आती थी वो अब टीवी पर आ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया या सोशल मीडिया आ गया जी, वो आ गया जो है। तो वो ज़रूरत जो है वो जो है सोशल मीडिया से, टीवी से लोग की पूरी हो रही है। दूसरी चीज़ ये हुई कि मैगज़ीन के पोस्टल खर्च में काफ़ी इजाफा। आप जो रिसाला निकाल रहे थे अबजद, उसमें क्यों? देखिए, मैं अब जानते हैं कि अभी हमारे सालिस के एडिटर हैं प्रोफेसर इकबाल हसन आज़ाद साहब जी। सालिस मशहूर रिसाला है। वो अपना मैगज़ीन भेजते हैं, एक मैगज़ीन पर 40 रुपया उनको खर्चा, रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं, खर्च आता है जो। और दाद देना होगा उस आदमी का जो है कि पर्चा उर्चा छापने से कुछ हासिल नहीं होता है। जो भी करना होता अपने तनहा दम पर करना होता है। मेरी हालत भी वैसी ही, तमाम दीवानों की हालत एक ही जैसी होती है जी। जब तक बदन में खून रहता है सहरा मतलब ताउन इसमें नहीं मिलता है क्या? ताउन नहीं मिलता है, और उर्दू तबके का ताउन नहीं मिलता है। ताउन की अगर देखिए, ताउन हम जब कहेंगे कि 100% में 50 मिल रहा है तो उसको ताउन कहेंगे। 100 में 5 मिल रहा है तो उसको इनायत कहेंगे। उसको ताउन नहीं कहेंगे। कोई इनायत कर दिया आपके भलमनसाहत पर, वो अलग बात है ये। अच्छा, आप ये तो उर्दू ज़बान और अदब की बात हुई, आपका अदबी सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस पे कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। कैसे आपका ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ? आपका फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा कुछ रहा नहीं था? नहीं, मेरे वालिद साहब मोहम्मद कफ़ीलुद्दीन मरहूम फ़ारसी के अच्छे आलिम, लेकिन क्योंकि वो सूफ़ी टाइप के आदमी थे तो दुनियादारी से उनको मतलब नहीं था। लेकिन बचपन में हम लोगों को फ़ारसी के असार सुनाते थे, माने बताते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। और हमारी फैमिली में हमेशा से पढ़ने लिखने का मतलब आज का नहीं कि पढ़ लिख करके जो है नौकरी करना, लेकिन पढ़ना लिखना, दिलचस्पी, जो पढ़ने लिखने में दिलचस्पी। और मेरे वालिद मरहूम जो है फ़ारसी के जो है अच्छे आलिम थे। गुलिस्तान बोस्तान वगैरह ये सब का जो है जो 2-4 असार हम आज जानते हैं तो उन्हीं की देन है। तो आप ने शुरुआत, आपका अदबी सफ़र की शुरुआत कब हुई? देखिए, अदबी सफ़र की शुरुआत की बात करते हैं तो लगभग 64-65 में मैं बाड़ा ईदगाह मदरसा तंजीमिया बाड़ा ईदगाह में जी। तो पहला मैगज़ीन जो हमने देखा जी, वो बिजनौर से छपने वाला बच्चों का माहनामा गुंचा था। हाँ, गुंचा था। पहला मैगज़ीन जो मिला
तो वो पहला मैगजीन जो है गुंचा आपने देखा? गुंचा, उसको पढ़े तो बहुत सारे जो है अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो है जी। तो पढ़ते रहे तो जो है कुछ तबीयत अदब की तरफ चली गई जो है। उसके बाद वहाँ हफ्ता में एक बार जो है प्रोग्राम होता था बच्चों को जो। अच्छा। प्रोग्राम बज़्म अदब या ऐसे ही नहीं, कुछ हाँ, टाइप हाँ। का नाम हमको याद नहीं आ लेकिन रहा। कुछ अदबी बातें होती थी। हाँ, तो उसमें जो है हम लोग हिस्सा लेते थे, हम हिस्सा लेते थे। तो उसमें तो अपनी कोई चीज़ किसी का कुछ मिला तो वो पढ़ के सुना दिया, जो होता था। हाँ, लेकिन जहाँ जो मयस्सर आया पढ़ लेते थे। रफ्ता रफ्ता जो है कुछ सीखने का अमल तेज हुआ जो है। अदब में कौन सा फील्ड आपका ख़ास है जो आप ये कहते हैं कि लोग आप तनकीद पे काफ़ी अच्छी पकड़ है, मज़ामीन बढ़िया लिखते हैं? देखिए, असल तो मेरा फील्ड तख्लीकी अदब है। आप कहते हैं यही तख्लीकी अदब है? चाहे शायरी हो या फिक्सन हो, तनकीद वगैरह तो ये तबसरा कहते हैं, मुझे तबसरा जो है जो भी है। देखिए, तख्लीकी अदब का बदल जो है तनकीद नहीं हो सकती। तनकीद जो है एक ज़ेली सिन्फ है। अच्छा, ज़ेली सिन्फ है। ज़ेली सिन्फ है। अगर तख्लीक नहीं होगी तो फिर तनकीद तो तनकीद का वजूद ख़त्म हो जाएगा। आप फ़िलहाल जो सीमांचल का ये जो या पूर्णिया की कटिहार किशनगंज, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे जो उर्दू अदब को आगे बढ़ाने में, कहानियों में, शायरी में कुछ नाम हैं जो आप लेना चाहेंगे? जैसे आप मरहूम शम्स जमाल मरहूम जी, वकील, हाँ, इनकी एडवोकेट, किताब भी आई है। और उस ज़माने में वो 20वीं वगैरह में छपा करते थे जी। आपके मामू जान जो है ज़ुबैरुल हसन गाफिल मरहूम साहब, जो हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ जी। अच्छा, हमारे हम असरों में जो है आपको रफ़ी हैदर अंजुम हो गए, आप हो गए, दीन रज़ा अख्तर हो गए, रहबान अली राकेश हो गए, एहसान कासमी अगर पूर्णिया आते हैं जो है। पूर्णिया में आपको सालार कारवां रहे तारिक जमीली साहब, प्रोफेसर तारिक जमीली साहब, और शम्स जलीली एडवोकेट साहब, अहमद हसन दानिश साहब, प्रोफेसर अहमद हसन दानिश, एहसान कासमी साहब, असगर साहब, असगर राज फातमी साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन चूँकि वो लोग लाइमलाइट में नहीं आ सके तो इसलिए उनके बारे में जो है कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है। और वहाँ सालार कारवां में जब बात होगी, पूर्णिया सिटी में जो है वफ़ा मलिकपुरी साहब, बिल्कुल वफ़ा मलिकपुरी, इन्होंने जो है सुबह 9 के मुदीर रहे और नई नस्ल के अदीबों की बड़ी आबियारी की। अररिया की बात करें, वो अब यहाँ वो नहीं रहते हैं जी, जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब। हाँ, नहीं उनको तो नहीं, अररिया का तो हक उन पर है। अब बिल्कुल बिल्कुल है, मुश्ताक अहमद नूरी यही के हैं, बिल्कुल मुश्ताक अहमद नूरी हैं। कटिहार में अभी अनवर इरज, कटिहार में अनवर इरज जो है बहुत दिनों से वो शमा जलाए हुए हैं, उर्दू की शमा जलाए हुए हैं। किशनगंज में अकमल यजदानी साहब थे, उनको सारे कारमाना, वो तो सहाफ़ी ही थे ज़्यादा। कई किताबें उनकी भी तारीख़ पर जो है उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। शमीम रब्बानी भी थे, शमीम रब्बानी थे जो है। अररिया के सपूत उर्दू तनकीद का एक बहुत बड़ा नाम हक्कानी अल कासमी अररिया ही के हैं। उसी तरह नोमान कैसर साहब, अब्दुल कादिर शम्स मरहूम, जिन्हें मरहूम कहते हुए बहुत दुख होता है। और अलीगढ़ में एमयू के प्रोफेसर जनाब मोहिदुर रहमान साहब, ये सब जो है अररिया के अनमोल हीरे हैं जो बाहर रह कर के अररिया का नाम रोशन कर रहे हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। ये सारे लोग थे जो है। शायरी में अभी कुछ नाम हैं, जहांगीर नायाब के हैं, जहांगीर नायाब हैं, अभी कसीम अख्तर भी लिख रहे हैं, कसीम अख्तर हैं जो है, और एक रिजवान अहमद नदवी हैं।
तो बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तौर पर कर रहे हैं। आपके बाद की नस्ल में कुछ रुझान है अदबी की? आपको लग रहा है कि कुछ ज़ौक़ है लोगों में बचा हुआ उर्दू अदब को लेकर? कुछ ऐसा है क्या? देखिए, एक मुहावरा है परवेज भाई, कांता और लिए दौड़ी। अच्छा। नई नस्ल में जो हम रुझान, जो वो लिख लिया कच्चा पक्का, वो उसको फाइनल समझता है। उसमें वो इस्लाह की वो ज़रूरत नहीं समझता? नहीं, अगर आप इस्लाह देने की कोशिश करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। अच्छा। तख्लीकी सोता जो है किसी भी ज़माने में कम नहीं होता, लेकिन उस सोते को जो है हम किस तरह एक बड़ी नदी में तब्दील कर पाएँ, हाँ। ये एक प्रोसेस होता है और ये एक लंबा प्रोसेस होता है। और आजकल के हमारे नौजवानों में ना उतना सब्र है, ना उतना पेशेंस है, ना वो कुछ सीखना चाहते हैं। रुझान भी नहीं। हाँ, रुझान है, लेकिन रुझान को जो है रुझान होना, हर आदमी एक गायक है। हाँ, वो है ना? बाथरूम तक तो है ही, बाथरूम तक तो है ही। हाँ, लेकिन फितरत में वो चीज़ है, लेकिन फितरत में जो चीज़ है उसको आर्ट में आप कैसे तब्दील करेंगे, निखारते कैसे हैं आप? हाँ, कैसे करेंगे? वो इस प्रोसेस से गुजरना, प्रोसेस से गुजरना, उस प्रोसेस से गुजरने को नई नस्ल तैयार नहीं है अमूमी तौर पे। हाँ, सोशल मीडिया आप देखते होंगे तो क्या हाल है नए लोगों के लिखने वालों का, आपको तो खुद मालूम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तन्हा साहब, आपने संवाद को समय दिया, इसके लिए हम पूरी समाज टीम की तरफ से आपको शुक्रगुजार हैं। हाँ। और आप देख रहे थे द संवाद। ये था हमारा गुफ्तगू एपिसोड। मैं हूँ परवेज़ आलम।